गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। साथियों, आप सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, हम लुसेंट का जो है अध्ययन कर रहे थे और लुसेंट के अंदर हमने कल जो अध्ययन किया था वो किया था मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। और मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के अंदर जो महत्वपूर्ण योगदान थे, जैसे हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश था और नंद वंश था, इन तीनों के बारे में आज कल हमने अध्ययन किया था, महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की थी। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य जो साम्राज्य है इसके इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है और वीडियो को लाइक और कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, अगर पाना है मंजिल, अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो। अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो। वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। यानी अगर हमें अपनी मंजिल पानी है तो हमें खुद मेहनत करनी होगी। मंजिल पाने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। अगर हम खुद मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य पाएंगे। अगर हमारा कोई सहारा बनेगा कि आप ऐसे करो ऐसे करो, तो अक्सर जो है रास्ता भटक जाते हैं। यानी हमें एक ही मकसद रखना है, ये हमें इस चीज की जो है तैयारी करनी है, इस कंपटीशन। यानी अगर आपको चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, किसी भी अगर तैयारी करनी है तो एक मकसद होगा कि हमें अगर दिल्ली पुलिस की करनी है तो दिल्ली पुलिस की ही करनी है, किसी के कहे अनुसार नहीं करना। अगर कहे अनुसार करोगे तो आप क्या है अपने रास्ते से भटक जाओगे। तो दोस्तों, मंजिल पाने के लिए अपना रहनुमा यानी खुद को मेहनत करनी होगी। तो अब शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो कल हमने मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष यानी नंद वंश के बारे में पढ़ा और कल हमने शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा था और हर्यक वंश के बारे में भी पढ़ा था। तो आज शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य, तो दोस्तों बात करें मौर्य साम्राज्य, कल मैंने आपको बताया था संस्थापक। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा जाता है तो जन्म हुआ था 345 बीसी। 345 बीसी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, यह आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, चंद्रगुप्त को मौर्य किसने कहा था? चंद्रगुप्त को मौर्य किसने कहा था? तो ध्यान में रखना है, व्यक्ति थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने मौर्य किसने कहा था? तो ध्यान में रखना है, व्यक्ति थे जिनका नाम है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने क्या कहा था? तो इन्हें मौर्य कहा था, यह आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य किसने कहा था? विलियम जोन्स नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने इन्हें मौर्य कहा था, यह आपको ध्यान में रखना है। और बात करें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे वृषण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वृषण।
ध्यान में रखना है। वृषल के नाम से भी चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। और वृषल यानी इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, वृषल का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो ध्यान में रखना है वृषल का उल्लेख कहां पर मिलता है। तो इसका उल्लेख दोस्तों मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, इसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, मुद्रा राक्षस जो बुक है या पुस्तक है, इसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है। और दोस्तों इसके लेखक कौन थे, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, तो विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है ये मुद्रा राक्षस के लेखक थे। अब आप सोचते होंगे कि वृषल क्यों कहा गया, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है दोस्तों निम्न कुल में जन्म लेने वाला, निम्न कुल में जन्म लेने वाला। इसका अर्थ क्या है, निम्न कुल में जन्म लेने वाला, ये वृषल का अर्थ है। ये आपको ध्यान में रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, या जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत निम्न कुल के अंदर जो जन्म लेने वाला था उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वृषल के नाम से जाना जाता है। और वृषल का उल्लेख किस पुस्तक के अंदर है, तो विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस है। इसके अंदर वृषल जो शब्द है यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसका उल्लेख मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें चंद्रगुप्त मौर्य को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, सेंड्रोकोर्स। ध्यान में रखना है सेंड्रोकोर्स के नाम से भी जाना जाता है। सेंड्रोकोर्स के नाम से किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्स के नाम से जाना जाता है। और सेंड्रोकोर्स किसने कहा था, तो ध्यान में रखना है दोस्तों सेंड्रोकोर्स कहा था जस्टिन ने। जस्टिन ने क्या कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्स कहा था। ये ध्यान में रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्स कहा था। और दोस्तों बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो चाणक्य थे, चाणक्य ये मैंने कल आपको बताया था, चाणक्य जो थे ये क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे। क्या थे वे, प्रधानमंत्री। कौन थे, चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार में प्रधानमंत्री थे। और चाणक्य का नाम क्या क्या मिलता है, चाणक्य इन्हीं को ही कौटिल्य कहा जाता है। चाणक्य को क्या कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है। इन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता है, इन्हें ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है, यानी चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, यानी चाणक्य या कौटिल्य की बुक कौन सी थी, तो ध्यान में रखना है बुक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र वो नहीं है जो आज के समय में आप पढ़ते हो। अर्थशास्त्र है ये वो नहीं है जो हम आज के समय में पढ़ते हैं, तो ध्यान में रखना है। ये अर्थशास्त्र किससे संबंधित थी, तो राजनीति से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, राजनीति से। ये ध्यान में रखना है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी चाणक्य की, अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी ये राजनीति से संबंधित थी। लेकिन इस अर्थशास्त्र के जो है पुस्तक के रचयिता कौन थे, चाणक्य थे। लेकिन अभी हम जो वर्तमान के अंदर जो पुस्तक पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है वर्तमान के अंदर है, उसके लेखक कौन है फिर, तो दोस्तों वर्तमान अर्थशास्त्र के जनक, तो यहां पे लिख देता हूं, स्टार लगा के लिख लेना, वर्तमान अर्थशास्त्र के लेखक। तो वर्तमान अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो वर्तमान के अंदर जो अर्थशास्त्र है इसके लेखक कौन है, तो दोस्तों इसके लेखक है एडम स्मिथ। कौन है, तो ध्यान में रखना है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ
और एडम स्मिथ के द्वारा जो अर्थशास्त्र है ये कब लिखी गई थी, तो ध्यान में रखना है 1776 ईस्वी के अंदर। 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ के द्वारा जो वर्तमान के अंदर हम जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं ये लिखी गई थी। और ये जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति से संबंधित थी मौर्य साम्राज्य के समय, और ये चाणक्य के द्वारा लिखित थी, यानी इसके लेखक कौन थे, तो चाणक्य इसके लेखक थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको बताऊं यानी 1776 की बात आई है तो 4 जुलाई 1776 दिनांक है 4 जुलाई 1776। तो 4 जुलाई 1776 का क्या हुआ था, यानी अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र, या इसे लिख लेना स्वतंत्रता दिवस या स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र हुआ था, कब हुआ था, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। तो 4 जुलाई को क्या बनाया जाता है, 4 जुलाई को क्या बनाया जाता है, तो ध्यान में रखना है अमेरिका दिवस कब बनाया जाता है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। और बात करें अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, तो अमेरिका की खोज किसने की थी, अमेरिका की खोज किसने की थी, तो दोस्तों अमेरिका की खोज किसने की थी, तो दिनांक यानी 1492 ईस्वी के अंदर, 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। कब की थी, 1492 ईस्वी के अंदर। व्यक्ति कौन थे, खोजकर्ता, तो कोलंबस जो है, कोलंबस के द्वारा क्या की गई थी, खोज की गई थी। कोलंबस के द्वारा खोज की गई थी। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। और कोलंबस कहां के थे, स्पेन के थे। कोलंबस जो थे ये कहां के थे, तो दोस्तों ये स्पेन के थे। और बात करें स्पेन की राजधानी, स्पेन की राजधानी क्या है, स्पेन की राजधानी क्या है, तो दोस्तों राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और कोलंबस कहां के थे, स्पेन के। कोलंबस ने 1492 ईस्वी के अंदर अमेरिका की खोज की थी। और 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। और 1776 के अंदर ही जो वर्तमान अर्थशास्त्र है इसके लेखक एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और प्राचीन यानी जो अर्थशास्त्र थी इसकी रचना यानी ये राजनीति से संबंधित थी, इसकी किसने की थी, चाणक्य। चाणक्य ने इसकी रचना की थी। और चाणक्य के उपनाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स बोला जाता है। और सेंड्रोकोट्स किसने कहा था, तो जस्टिन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इन्हें वृषल के नाम से जाना जाता है। और वृषल शब्द का उल्लेख मुद्रा राक्षस पुस्तक के अंदर मिलता है। और मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसके लेखक थे विशाखदत्त। और वृषल शब्द का अर्थ है निम्न कुल में जन्म लेने वाला। आई होप कि जो मैंने आपको ये इतना करवाया है ये आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। और दोस्तों एक और चीज बताऊं मैं आपको, जो मैड्रिड है, मैड्रिड के अंदर है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व पर्यटन संगठन मुख्यालय WTO, तो ध्यान में रखना है WTO यानी WTO विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय, विश्व पर्यटन
संगठन का मुख्यालय। तो ये मुख्यालय कहां पर है? तो ध्यान में रखना है, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड के अंदर है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहां पर है? WTO का मुख्यालय मैड्रिड है, जो स्पेन की कैपिटल है। तो साथ में जो है जीके भी कवर हो रहा है, जीएस के साथ है जीके भी हमें कुछ ना कुछ जो है कवर कर रहे हैं। तो ध्यान में रखना है, WTO यानी विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो मैड्रिड के अंदर इसका मुख्यालय है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं इसे इरेज करके आगे जो है शुरुआत करते हैं। तो आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त हमने शुरू किया था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठे थे? चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे थे 322 ईसा पूर्व। कब बैठे थे? 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य कब गद्दी पर बैठे थे? तो ध्यान में रखना है, 322 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे थे। तो ध्यान में रखना है, कब बैठे थे? 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो एक राजदूत थे, राजदूत मेगस्थनीज, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आए थे, जिनका नाम क्या है? राजदूत आए थे जिनका नाम क्या है? तो ध्यान में रखना है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज नाम के एक राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज की प्रसिद्ध बुक कौन सी है? तो दोस्तों इंडिका जो है, इंडिका, ये मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो ध्यान में रखना है, पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, किस मौर्य शासक के दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका जो है, ये मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो एक युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर किसके मध्य हुआ था? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ था। और दोस्तों सेल्यूकस निकेटर के मध्य जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर जो है ये हार गया था। सेल्यूकस निकेटर क्या है? हार गया था, ये ध्यान में रखना है, हार गया था। और हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, जिसका नाम क्या मिलता है? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, और पुत्री का नाम है कार्नेलिया। पुत्री का नाम क्या है? तो ध्यान में रखना है, कार्नेलिया। कार्नेलिया ये सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, और इसकी हार हुई थी, सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। और हार होने के बाद इसकी जो शादी है ये किससे हुई थी? तो ध्यान में रखना है, शादी जो हुई थी कार्नेलिया की, ये चंद्रगुप्त के साथ हुई थी। चंद्रगुप्त के साथ इसकी शादी की गई थी। और बात करें सेल्यूकस निकेटर जो है ये सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था, ये आपको ध्यान में रखना है। सेल्यूकस निकेटर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का, या चंद्रगुप्त यानी सॉरी
सिकंदर महान का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ध्यान में रखना है, सेल्यूकस निकेटर जो है ये सिकंदर जो महान था, सिकंदर महान का क्या था? सेनापति, महान का सेनापति था। और सिकंदर महान के सेनापति यानी सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की क्या हुई थी? हार हुई थी। और हार होने के बाद सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन थी? कार्नेलिया। और कार्नेलिया की शादी किससे हो जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जो सेल्यूकस निकेटर है ये 4 प्रांत जो है, 4 प्रांत अपनी पुत्री कार्नेलिया को देता है। 4 प्रांत किसको देता है? अपनी पुत्री कार्नेलिया को 4 प्रांत देता है। और 4 प्रांत कौन कौन से थे? तो ध्यान में रखना है, पहला है काबुल, दूसरा प्रांत है कंधार। 4 प्रांत कौन देता है? सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया को 4 प्रांत देता है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरात। तीसरा कौन सा है? तो ध्यान में रखना है हेरात। और चौथा है मकरात। मकरात। तो ये जो 4 प्रांत है, ये जो 4 प्रांत है, ये 4 प्रांत जो है सेल्यूकस निकेटर जब हार जाता है और उसकी पुत्री का विवाह किससे होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ है इसकी पुत्री का विवाह होता है। और ये अपनी पुत्री को 4 प्रांत जो है देता है। कौन कौन से है 4 प्रांत? तो ध्यान में रखना है, 4 प्रांत है काबुल, कंधार, हेरात और मकरात। ये 4 प्रांत अपनी पुत्री को देता है। और बात करें तो आगे जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो दोस्तों चंद्रगुप्त जो मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की 298 बीसी के अंदर, 298 बीसी के अंदर मृत्यु हो जाती है। कहां पर है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर। 298 बीसी क्या हो जाती है? मृत्यु किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और कहां पर होती है? तो क्षेत्र है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। और श्रवण बेलगोला कहां पर है? तो ध्यान में रखना है कर्नाटक के अंदर है। श्रवण बेलगोला कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। तो सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? जन्म कब हुआ था? तो 342 बीसी के अंदर है। गद्दी पर बैठा 322 बीसी के अंदर। मृत्यु कब हुई थी? 298 बीसी। श्रवण बेलगोला क्षेत्र है कर्नाटक है, तो यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके बाद शासक कौन बनेगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है। कौन है? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है बिंदुसार है, वो इनके बाद गद्दी पर बैठेगा, वो शासक बनेगा। तो बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। तो ये इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई है तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बात करते हैं बिंदुसार के बारे में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो ध्यान में रखना है बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में, तो बिंदुसार गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? तो इनकी मृत्यु होते ही, कब है? 298 बीसी के अंदर। गद्दी पर कब बैठा था? 298 बीसी के अंदर गद्दी पर बैठा था। ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो जो बिंदुसार है, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार का उपनाम मिलता है, तो ध्यान में रखना है अमित्रघात। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। और अमित्रघात क्यों कहा जाता था?
अमित्र घात क्यों कहा जाता था? इसका अर्थ है शत्रु विनाशक। अमित्र घात का अर्थ क्या है? तो ध्यान में रखना है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक, अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक है। तो अमित्र घात किस मौर्य शासक को कहा जाता था? तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था, ये ध्यान में रखना है। और ये आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ध्यान में रखना है आजीविक, आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीविक संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें तो इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो यानी बिंदुसार। तो बिंदुसार का जो है राज्याभिषेक कब हुआ था? कब जो गद्दी पर बैठे थे? तो 298 बीसी के अंदर गद्दी पर बैठे थे। और बिंदुसार का नाम मिलता है अमित्र घात। अमित्र घात जो है इसका अर्थ क्या है? तो शत्रु विनाशक है। इन्हें अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका अर्थ है शत्रु विनाशक है। और बिंदुसार जो है ये आजीविक संप्रदाय के थे, आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो जो बिंदुसार है इनका वायु पुराण के अंदर नाम, वायु पुराण में, वायु पुराण के अंदर इनका नाम क्या मिलता है? तो ध्यान में रखना है वायु पुराण। तो वायु पुराण के अंदर है बिंदुसार का नाम मिलता है वारिसार। वायु पुराण के अंदर इन्हें वारिसार के नाम से जाना जाता है, या वारिसार शब्द का इनके लिए प्रयोग किया गया है। किस में किया गया है? वायु पुराण के अंदर जो है वायु पुराण में इनके नाम जो है वायुसार जो है प्रयोग किया गया है, ये ध्यान में रखना है। तो पूछा जाता है कौन से पुराण के अंदर बिंदुसार का जो नाम है ये वायु जो है वारिसार प्रयोग किया गया है? तो वायु पुराण के अंदर जो है बिंदुसार का नाम है वारिसार प्रयोग में किया गया है। और बात करें तो जैन ग्रंथ में, बात करें जैन ग्रंथ में, तो जैन ग्रंथ के अंदर, जैन ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में इन्हें किन नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जैन ग्रंथ के अंदर इन्हें सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो जैन ग्रंथ में इन्हें सिंह सेन कहा गया है, ध्यान में रखना है। क्या कहा गया है? सिंह सेन कहा गया है। वायु पुराण में इन्हें वारिसार कहा गया है, जैन ग्रंथ में इन्हें क्या कहा गया है? सिंह सेन कहा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बिंदुसार, तो बिंदुसार जो है इनके समय दो विद्रोह हुए थे। बिंदुसार के समय दो विद्रोह हुए थे। और दो विद्रोह जो है तो जो दो विद्रोह हुए थे यानी कहां पर हुए थे? तो दो विद्रोह जो है ये तक्षशिला के अंदर है। बिंदुसार के समय दो विद्रोह हुए थे। और दो विद्रोह कहां पर हुए थे? दो विद्रोह हुए थे, कहां पर हुए थे? ध्यान में रखना है तक्षशिला में। दो विद्रोह कहां पर हुए थे? तक्षशिला के अंदर दो विद्रोह हुए थे। और इन दोनों विद्रोहों का जो नेतृत्व है यानी विद्रोह को समाप्त करने के लिए जो दो विद्रोह थे, इन दोनों विद्रोहों को समाप्त करने के लिए एक तरफ अपने पुत्र को भेजा था। अपने पुत्र का नाम क्या है? सुसीम। एक तरफ अपने पुत्र सुसीम को भेजा और दूसरी तरफ अपने पुत्र अशोक को भेजा था। एक तरफ अपने पुत्र सुसीम को भेजा और दूसरी तरफ जो है अशोक को भेजा था। यानी विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? एक तरफ तो सुसीम को भेजा और दूसरी तरफ विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? अशोक को भेजा था, ये ध्यान में रखना है। और एक सीरिया के राजा थे। कहां के राजा थे? तो ध्यान में रखना है सीरिया। सीरिया के राजा थे जिनका नाम क्या है? तो सीरिया के राजा थे एंटियोक्स। सीरिया के राजा कौन थे? तो ध्यान में रखना है एंटियोक्स। एंटियोक्स जो है इनके राजदूत थे
जिनका नाम क्या है, डायमेक्स। एंटीओक्स के राजदूत कौन थे, एंटीओक्स के राजदूत थे जिनका नाम मिलता है दोस्तों डायमेक्स, राजदूत थे, राजदूत का नाम क्या है, डायमेक्स। और दोस्तों जो डायमेक्स है ये जो है डायमेक्स है, ये चंद्रगुप्त बिंदुसार के दरबार में आया था। ध्यान में रखना है किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के, डायमेक्स जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। कौन आया था, तो डायमेक्स है। और डायमेक्स है किसके राजदूत थे, तो सीरिया के राजा एंटीओक्स के राजदूत डायमेक्स है। किसके दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे। और दोस्तों बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है। 16 राज्यों का विजेता किसे कहा जाता है, 16 राज्यों का विजेता, 16 राज्यों का विजेता किसे कहा जाता है, तो ध्यान में रखना है बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है। और 16 राज्यों का विजेता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो एक संत थे तारानाथ जी। तारानाथ जी के द्वारा बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। और इनकी पुस्तक कौन सी है, तो तारानाथ जी की 2 प्रसिद्ध पुस्तक है, 2 प्रसिद्ध पुस्तक है। और उन पुस्तकों का नाम क्या है, तो दोस्तों ध्यान में रखना है उन पुस्तकों का नाम क्या है, उनका नाम है कंग्यूर और तंग्यूर। 2 प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन कौन सी, कंग्यूर, और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है तंग्यूर। एक प्रसिद्ध पुस्तक है कंग्यूर और दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तंग्यूर। तो बिंदुसार के बारे में आज हमने अध्ययन किया है। यानी बिंदुसार 298 बीसी के अंदर गद्दी पर बैठे थे। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। और अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक है। और ये आजीविका संप्रदाय के अनुयायी थे। और बिंदुसार का वायु पुराण के अंदर वारिसार नाम मिलता है, जैन ग्रंथ के अंदर सिंह सेन नाम मिलता है। और दोस्तों बिंदुसार जो है इसके समय 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला के अंदर। और तक्षशिला के दोनों विद्रोहों का जो सामना है, यानी विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने एक तरफ अपने पुत्र सुशील को भेजा था और दूसरी तरफ अपने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। और बात करें तो बिंदुसार के दरबार में एक जो आए थे व्यक्ति आए थे जिनका नाम मिलता है डायमेक्स। और डायमेक्स जो है ये सीरिया के राजा थे, एंटीओक्स के राजदूत थे, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया जाता है। और 16 राज्यों का विजेता बताने वाले कौन थे, तो जो तारानाथ जी है, तारानाथ जी ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। और तारानाथ जी की 2 प्रसिद्ध बुक मिलती है, कंग्यूर और तंग्यूर। आई होप कि आज हमने जो मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन किया है और बिंदुसार के बारे में जो आज है हमने अध्ययन किया है, तो ये वीडियो यानी जो ये टॉपिक मैंने करवाए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा। आगे जो टॉपिक है अपना उसकी शुरुआत हम कल करने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं कल इसी समय अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।